फिल्म की शुरुआत एक दूरस्थ प्रयोगशाला से होती है जो सिंसेक्ट नाम की एक बायोटेक कंपनी की है। वे एलनो नाम की एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत उन्नत और अत्यधिक जटिल मानव समान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राणियों को विकसित करने में विशेषज्ञ हैं। इस विशेष प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने कई वर्षों की कड़ी मेहनत करके मॉर्गन नामक चौथी पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राणी को विकसित किया है। मुश्किल से 5 साल की उम्र होने के बावजूद मॉर्गन पहले ही एक युवा महिला की तरह दिखने लगी है। जब वह छोटी थी तब स्टाफ उसे प्रयोगशाला के आसपास के जंगल में ले जाया करता था। हालांकि सिंसेक्ट प्रशासन ने उन्हें इन अनधिकृत नेचर एक्सकर्शंस को रोकने का आदेश दिया। मॉर्गन को अब अपना अधिकांश समय एक कांच के कमरे के अंदर बिताने के लिए मजबूर किया जाता है। एक दिन प्रयोगशाला के एक स्टाफ सदस्य डॉक्टर कैथी ग्रिफ मॉर्गन के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए कमरे में प्रवेश करती हैं। वह प्लेट सेट करती हैं जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्सुकता से अपने हाथों की जांच करती है। कैथी कहती है कि वह प्रशासन से संपर्क कर रही हैं, उनसे नेचर एक्सकर्शंस पर अपने निर्णय को बदलने के लिए कह रही, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। अचानक से मॉर्गन मेज पर प्लेट्स को एक तरफ धकेल देती है और कैथी पर वार करने लगती है। लेकिन इससे पहले कि और कोई नुकसान हो डॉक्टर कमरे के अंदर दौड़ पड़ते हैं और मॉर्गन को बेहोश कर देते हैं। इस घटना का सुरक्षा फुटेज तब सिंसेक्ट मुख्यालय को भेजा जाता है। वह जल्द ही ग्रामीण स्थान पर पहुंचती है जहां प्रोजेक्ट प्रबंधक टेड ब्रेनर उसका स्वागत करते हैं। टेड उसे पूरी जगह का दौरा करने की पेशकश करता है, लेकिन वह विनम्रतापूर्वक मना कर देती है। कुछ समय बाद ली अपने कमरे में जाती है जहां प्रोजेक्ट की व्यवहार विशेषज्ञ डॉयमी मेंसर उसका इंतजार कर रही हैं। वे अपने अपने कार्य क्षेत्रों पर चर्चा करती हैं और हमें प्रत्येक महिला के व्यक्तित्व की एक संक्षिप्त झलक मिलती है। एमी मिलनसार है जबकि ली एक अडिग और सख्त व्यावसायिक प्रकार की व्यक्ति है। इस वजह से उनकी बातचीत अधूरी रह जाती है और एमी जल्द ही कमरा छोड़ देती है। बाद में ली रसोई में आती है और टीम के शेफ स्किप व्रोंस्की से मिलती है। वह यहाँ एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास किसी प्रकार के वैज्ञानिक क्षेत्र में डिग्री नहीं है। ली पूछती है कि क्या वह हमले के आसपास की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए कैथी के साथ कुछ समय अकेले में बिता सकती है। अपनी एक आंख पर अभी भी पट्टी होने के बावजूद कैथी का दावा है कि वह काफी अच्छी महसूस कर रही है। वह कहती है कि जब तक कंपनी ने उसे कांच के कमरे के अंदर बंद करने का फैसला नहीं किया तब तक मॉर्गन खुश और कोमल हुआ करती थी। इसके बाद ली डॉक्टर साइमन जिगलर से मिलती है जो प्रोजेक्ट एलनो के मुख्य आनुवंशिक इंजीनियर हैं। वह अपने काम की प्रकृति और कैसे वे नैनो तकनीक के साथ सिंथेटिक डीएनए का उपयोग करते हैं यह समझाता है। साइमन ने कहा कि उनके पहले 3 प्रयोग विफल रहे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राणियों ने कई शारीरिक और मानसिक विकार विकसित किए, लेकिन मॉर्गन उनकी सबसे सफल और जटिल उपलब्धि है। तेजी से विकास दर के कारण मॉर्गन अपने तथाकथित जन्म के मुश्किल से 1 महीने बाद ही चल और बोल सकती थी। साइमन के अनुसार मॉर्गन वह सब कुछ है जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी, एक हाइब्रिड जैविक जीव जो सोच और महसूस कर सकता है। वह अपने पहले जन्मदिन के बाद एक युवा महिला की तरह भी दिखती थी। फिर साइमन ली को घटना फुटेज दिखाता है, लेकिन जल्दी से कहता है कि यह एक अकेली घटना थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। उनका कहना है कि प्रोजेक्ट अभी भी सही दिशा में आगे बढ़ रही है और वे अपनी गलतियों से सीखेंगे। थोड़ी देर बाद ली को कांच के कमरे में ले जाया जाता है जहां वह व्यक्तिगत रूप से मॉर्गन से मिलती है। हालिया घटना के कारण आगंतुक को सुरक्षा के लिए कमरे के बाहर रखा जाता है। हालांकि मॉर्गन एक अस्थिर प्राणी से बहुत दूर लगती है। वह विनम्र और मिलनसार है। वास्तव में वह कैथी को चोट पहुंचाने के लिए भी माफी मांगती है, यह दावा करते हुए कि यह अनजाने में हुआ था। जंगल में उसके और एमी की अच्छी यादों को याद करती है। यह स्पष्ट है कि वह एमी के साथ सबसे अधिक सहज महसूस करती है, जो उसे एक प्रोटोटाइप की तुलना में अधिक बहन की तरह मानती है। बाद में ली रात के खाने के लिए टीम में शामिल हो जाती है और अन्य सदस्यों से मिलती है। विवाहित जोड़े टैरन और डॉक्टर ब्रेंडा फिंच। उसका परिचय डॉक्टर लुई चैंग से भी कराया जाता है जो प्रोजेक्ट एल9 के प्रमुख हैं, जिन्हें मॉर्गन अपनी मां मानती है। सभी के दुख के लिए वह मॉर्गन को एक वस्तु के रूप में संदर्भित करती है, न कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास भावनाएं हों। वह हेलसिंकी में एक समान प्रोजेक्ट का उल्लेख करती है जहां प्रोटोटाइप ने 21 शोधकर्ताओं को मार डाला, लेकिन साइमन ने बीच में बातचीत को बाधित किया और कहा कि मॉर्गन पुराने प्रोटोटाइप की तुलना में बहुत अधिक उन्नत है। बाद में उस रात ली और स्किप कुछ पेय पदार्थों के ऊपर बातचीत साझा करते हैं। वह उसे प्रयोगशाला में लोगों के बीच की गतिशीलता के बारे में बताता है
यह पता चला है कि वह और एमी अतीत में एक चक्कर चलाते थे और शायद एक दूसरे के साथ सोए भी थे। हालांकि स्किप यह स्पष्ट करता है कि वह इस समय किसी को डेट नहीं कर रहा है। थोड़ा नशे में वह फिर एक कदम बढ़ाता है और ली को चूमता है, लेकिन जल्दी से इसके लिए माफी मांगता है। बाद वाला शर्मिंदा लगता है और दोनों अजीब तरह से गुड नाइट कहते हैं। इस बीच एमी मॉर्गन के कमरे में जाती है और उसके साथ कुछ समय बिताती है। वह कल के मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में उसे याद दिलाने के लिए कैमरों को अक्षम कर देती है। एमी उसे आश्वस्त करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जब तक वह खुद के प्रति सच्ची रहती है। फिर दोनों बहन की तरह प्यार और स्नेह के एक कार्य के रूप में अपने हाथों को कांच पर रखते हैं। मॉर्गन की चिंताओं को दूर करने के लिए एमी उसे सुंदर लेक नवार के बारे में बताती है और उसे वहां ले जाने का वादा करती है। इससे मॉर्गन को एक धूप वाले दिन जंगल में उसके और एमी की एक फ्लैशबैक मिलती है। अगले दृश्य में मॉर्गन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आता है। बेन शापिरो द्वारा आयोजित किया जाने वाला है। उसे कमरे के बाहर बैठना चाहिए जबकि मॉर्गन की जांच कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि बातचीत व्यर्थ होगी। बेन का दावा है कि विषय के साथ विश्वास बनाना उसका काम है और वह टीम की चेतावनी के बावजूद कमरे में प्रवेश करने का फैसला करता है कि वह उसका नाम जानती है और साथ ही उसकी यात्रा का कारण भी जानती है। फिर भी बेन मॉर्गन से उसके हालिया उदास मूड के पीछे का कारण पूछता है, जिस पर वह जवाब देती है कि यह कैथी के साथ हुई घटना के कारण है। इससे बेन को पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भयानक करने के बाद पश्चाताप करने में सक्षम है। वह फिर मॉर्गन से कमरे के अंदर उस सवूज के जिनके जीवन के बारे में और कैसे वह बंद होने के बारे में महसूस करती है, इसके बारे में सवाल करता है। जब मॉर्गन कहती है कि वह प्रसन्न है तो वह अधिक हानिकारक प्रश्न पूछकर दांव बढ़ाना शुरू कर देता है। बेन बताता है कि प्रयोगशाला में लोग उसके दोस्त नहीं हैं। उनकी बातचीत के बीच में बेन यह जांचने के लिए पूरी तरह से आगे बढ़ने का फैसला करता है कि अत्यधिक घृणा वाली स्थितियों को कैसे संभालता है। वह अपनी आवाज उठाना शुरू कर देता है और पूछता है कि अगर वह डॉक्टरों को उसे खत्म करने की सिफारिश करता है तो मॉर्गन कैसे प्रतिक्रिया देगा। अप्रत्याशित रूप से मॉर्गन एक आंसू बहाती है और इन हानिकारक शब्दों के बाद अपने टूटने का बिंदु तक पहुंच जाती है। वह अपने हाथों को देखती है और बेन को दीवार के खिलाफ धकेल देती है और फिर उस पर झपट्टा मारती है। वह फिर उसके गले में जोर से काटती है और एक टुकड़ा चीर देती है, जिससे डॉक्टर खून से लथपथ हो जाता है। तुरंत पूरी टीम को हंगामा से सतर्क कर दिया जाता है और डैरेन एक बार फिर मॉर्गन को बेहोश करने का प्रयास करता है, लेकिन वह बेन को ढाल के रूप में उपयोग करती है और अंत में डैरेन को जमीन पर गिरा देती है। ली जो इसे देख रही है उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तब लाइट चली जाती है, जिससे मॉर्गन को भागने का मौका मिल जाता है। ली जल्दी से एक ट्रैंक्विलाइजर लेती है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत दूर जाने से रोका जा सके। हालांकि मॉर्गन जल्द ही बाहर की दुनिया में आती है और एमी को मूल्यांकन परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए देखती है। एमी को देखकर उसे आराम की भावना महसूस होती है, लेकिन इस खुशी के क्षण का अचानक अंत हो जाता है जब ली उसे बेहोश कर देती है। जब मॉर्गन होश में आती है तो वह खुद को वापस प्रयोगशाला के अंदर पाती है और तुरंत अपने कार्यों के लिए माफी मांगती है। डॉक्टरों की टीम उसके साथ क्या करना है और कंपनी के लिए सबसे अच्छा क्या है, इस पर बहस करती है। इस प्रोजेक्ट की प्रमुख डॉक्टर लुई मॉर्गन को समाप्त करने पर अड़े हुए हैं, जबकि साइमन इसे एक और कोशिश देना चाहते हैं। हालांकि प्रमुख अपने फैसले पर अटल रहती हैं, जिससे एक विचलित साइमन दूर चला जाता है। बाद में पूरी टीम भावुक हो जाती है जबकि समाप्ति प्रक्रिया तैयार कर रही है। मॉर्गन उनके दिलों के करीब बढ़ी है और उनकी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमरे में सभी से उसे मारने के लिए नहीं कहती है, लुई को भी बुलाती है। इससे प्रमुख भावुक हो जाती है, लेकिन वह बस मॉर्गन से माफी मांगती है और दूर चली जाती है। इसके बाद मॉर्गन को सेडेटिव्स दिए जाते हैं जो जल्द ही उसे बेहोश कर देते हैं। साइमन और डॉक्टर लुई दूर चले जाते हैं। जो होने वाला है उसे सहन करने में असमर्थ हैं। डैरेन, जिसे मॉर्गन में एक घातक समाधान प्रशासित करने का काम सौंपा गया है, वह भी अपना मन बदल लेता है और अपनी पत्नी के साथ प्रयोगशाला छोड़ देता है। दृष्टि में चिकित्सा टीम के बिना ली प्रोजेक्ट L9 को खुद समाप्त करने का फैसला करती है, लेकिन टेड उसे रोक देता है। ली उसे चेहरे पर मारती है और उसे बंदूक की नोक पर रखती है, लेकिन ठीक उसी समय एमी उसे एक सेडेटिव के साथ गोली मार देती है, जिससे वह झपकी लेती है। जब ली होश में आती है तो वह खुद को मॉर्गन के कमरे के अंदर बंद पाती है। टेड बाहर खड़ा है। वह उसे उच्च अधिकारियों के आने से पहले उसे बाहर निकालने का आदेश देती है, लेकिन वह धमकियों को अनदेखा करता है।
अगले दृश्य में एमी, टेड, ब्रेंडा और डैरेन मॉर्गन को सुरक्षित रूप से प्रयोगशाला से बाहर निकालने के लिए आपूर्ति इकट्ठा करते हैं। डैरेन फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जगाने की कोशिश करता है। मॉर्गन में एक पूरी तरह से अलग व्यक्तित्व प्रतीत होता है क्योंकि वह डैरेन के चेहरे पर सिर मारती है। वह फिर घातक इंजेक्शन लेती है और उसे सीने में चिपका देती है, अंत में उसे मार डालती है। भयभीत टेड उसके चेहरे पर एक बंदूक रखता है, लेकिन मॉर्गन हथियार को हथियाने का प्रबंधन करता है और उसे गोली मार देता है। वह फिर क्रूरतापूर्वक उसे खत्म कर देती है क्योंकि ली कांच के कमरे के अंदर से देख रही है। बाहर ब्रेंडा अपनी कार में आपूर्ति लौट करती है और स्किप को जाने के लिए तैयार रहने का निर्देश देती है। बाद वाला भ्रमित है, लेकिन वह जल्द ही देखता है कि मॉर्गन एमी को प्रयोगशाला से बाहर ले जा रही है। वह तुरंत समझ जाता है कि कुछ बुरा हो रहा है और ली को देखने के लिए इमारत की ओर दौड़ता है। जैसे ही ब्रेंडा एमी के साथ फिर से जुड़ती है, वह अपने पति के ठिकाने के बारे में पूछती है, लेकिन भयभीत महिला एक शब्द भी नहीं बोल सकती है। यह तब होता है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचानक पीछे से ब्रेंडा पर एक बंदूक तानती है। डॉक्टर को पता चलता है कि क्या हो रहा है और एक त्वरित हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि मॉर्गन की ताकत बेजोड़ है और वह अंत में ब्रेंडा को मार गिराती है। बदला लेने के लिए उत्सुक मॉर्गन आवासीय क्वार्टरों में जाती है जहां वह कैथी को देखती है। गरीब महिला मॉर्गन के पास एक दोस्ताना तरीके से जाने की कोशिश करती है, केवल क्रूरता से मार दी जाती है। इस बीच ली हवादार छेद के माध्यम से कमरे के शीर्ष पर चढ़ने का प्रबंधन करती है। दूसरी ओर ली बेहद शांत है और उसे एक हथियार लेने का निर्देश देती है। यह स्पष्ट है कि ली में उससे कहीं अधिक है जो आंख को मिलता है। आवासीय क्वार्टरों में वापस डॉ लुई एक वीडियो रिकॉर्ड करती हैं जिसमें अभी अभी हुई घटनाओं का विवरण दिया गया है, लेकिन इससे पहले कि वह समाप्त कर सके मॉर्गन कमरे में प्रवेश करती है, अपनी मां के पास जाती है और यहां तक कि उसके माथे पर एक चुंबन देती है। एक चौंकाने वाले मोड़ में वह फिर उसे दम घुटने लगती है और इस हत्या को कैमरे पर कैद कर लिया जाता है। कुछ समय बाद ली आवासीय क्वार्टरों में पहुंचती है, केवल मॉर्गन को एक कैबिनेट से लटका हुआ पाती है। वह चारों ओर देखती है जब अचानक मॉर्गन कोनों में से एक से निकलती है और उस पर हमला करती है। वे एक भयंकर हाथापाई में पड़ जाते हैं, एक दूसरे को कमरे में फेंक देते हैं। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, मॉर्गन खुद को ली पर लॉन्च करती है, लेकिन दोनों खिड़की से बाहर गिर जाते हैं और नीचे कार पार्क में गिर जाते हैं। वहां स्किप मॉर्गन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नीचे गिरा देती है और एमी के साथ क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। एक निर्धारित ली फिर अपनी कार में भी चढ़ती है और उग्रता से भगोड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पीछा करती है। वह जल्द ही मॉर्गन तक पहुंच जाती है, लेकिन बाद वाला उसकी कार को टक्कर मारने का प्रबंधन करता है और उसे एक बड़े पेड़ पर दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए मजबूर करता है। एक बढ़ती हुई हताश एमी मॉर्गन से रुकने की भीख मांगती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वतंत्रता के लिए भागने पर तुली हुई है। दूसरी ओर ली किसी तरह कुछ खरोंच के अलावा कुछ भी नहीं के साथ दुर्घटना से बच जाती है। स्किप जल्द ही अपनी कार में आता है और दावा करता है कि वह जानता है कि मॉर्गन और एमी कहाँ रहे हैं। कहीं और पास के जंगल में मॉर्गन एमी को लेकनवार ले जाती है, एक यात्रा जिसका उसने इतने लंबे समय से इंतजार किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दावा है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन एमी अपनी जैकेट के नीचे एक हथियार के साथ सतर्क रहती है। जल्द ही मॉर्गन झील को देखती है और खुशी का एक आंसू बहाती है। अपने जीवन में पहली बार सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करती है। इस बीच ली स्किप की राइफल लेती है और मॉर्गन को खुद मारने के लिए जंगल में जाती है। वह बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहती है और हवा में एक गोली चलाती है। यह मॉर्गन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है, जो भी जंगल में लौटने और ली को अच्छे के लिए खत्म करने का फैसला करती है। कुछ समय बाद दोनों आमने सामने आते हैं और एक भयंकर हाथापाई छिड़ जाती है। वे एक दूसरे पर कई घूंसे मारते हैं, लेकिन मॉर्गन अंत में ली को एक ट्रंक में धकेल देती है। वह एक शाखा से इंपेल्ड हो जाता है, एक दृश्य जो हिरण के समान है जिसे मॉर्गन ने दयालुता से मार डाला था। हालांकि इस बार मॉर्गन दूर चलने का फैसला करती है, अपने प्रतिद्वंद्वी को मौत के घाट उतारने के लिए छोड़ देती है, लेकिन एक चौंकाने वाले मोड़ में ली मौके पर पहुंचती है, कुछ खरोंचों को छोड़कर स्पष्ट रूप से अनसुना। वह मॉर्गन को झील में धकेल देती है और उसे तब तक रोकती है जब तक वह हिलना बंद नहीं कर देती। इसके बाद वह खुद को उस जगह पर खींच लेती है जहां स्किप ने कार पार्क की थी। ली चौंकाने वाले ढंग से उसे भी गोली मार देती है। प्रभावी ढंग से इस घटना के बाद सिंसेक्ट प्रमुख जिम ब्राइस
अन्य बोर्ड सदस्यों के साथ घटना पर चर्चा करते हैं और प्रोजेक्ट एल9 को एक विफलता घोषित करते हैं। फिर हम ली वेदर्स को एक स्थानीय रेस्तरां में देखते हैं, हमेशा की तरह शांत और भावनाहीन, बल्कि उत्सुकता से वह अपने हाथों की जांच करती है, मॉर्गन के समान एक इशारा। फिल्म का अंत तब होता है जब हम अंत में सीखते हैं कि वह भी एक जैव इंजीनियर प्राणी है, विशेष रूप से बिना किसी भावना के आदेशों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।